आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। एक तरफ तो सूबों की तकसीम का चर्चा चल रहा है तो दूसरी तरफ 27वीं तरमीम का खौफ सियासी जमातों की नींदें हराम किए हुए है। सियासी तसादुम की पेशगोई की जा रही है जबकि कुछ इसे ट्रक की बत्ती करार दे रहे हैं। एक तरफ अलीम खान हो या फिर फैसल वावडा नए सूबों को नागुज़ीर करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ देखा जाए तो राना सनाउल्लाह 27वीं तरमीम को गैर संजीदा करार देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इसहाक डार भी इसी तरह का कुछ बयान दे रहे हैं, यानी लगता है इशारा कुछ इसी जानिब है। क्या ये कशमकश तहरीक इंसाफ के लिए कोई सुनहरी मौका फराहम कर सकती है? इसी पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, जबकि शहर क़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं सलीम बुखारी साहब से करना चाहती हूँ। बुखारी साहब, आप मुझे बताएं, एक तरफ हम देखते हैं कि फ़ज़ा हमवार हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाएगा, उसी पर हम स्टेटमेंट सुनते हैं फैसल वावडा भी कुछ इसी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, उनके अलावा आप अलीम खान का स्टेटमेंट भी सुन लें, फिर बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक भी अब कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन जहां पर चुप सादी हुई है, जहां से कोई आवाज नहीं आ रही, वो है ये सियासी रहनुमा और सियासी जमातें। मुझे बताएं, क्या इनको किसी बात का डर है, क्या कोई खौफ है, या इन्हें रात को नींद नहीं आ रही? मसला क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से इसके पीछे पस मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है कि ये बातचीत शुरू क्यों हुई है। आप वहाँ सूबे बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ आज तक सूबों ने लोकल बॉडीज़ को सांस लेने नहीं दिया है, यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस उनके बारे में चाहे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद हो, लेकिन अगर नहीं कराने हैं तो 2.5 साल इलेक्शन नहीं कराने हैं लोकल बॉडीज़ के। इनसे अगर आप प्राइवेट महफिल में पूछें तो वो ये कहते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल इख्तियारात इन्हें दे देंगे तो सूबाई हुकूमत क्या पोस्ट ऑफिस है? जहाँ ये एटीट्यूड हो वहाँ पर सूबों का मज़ीद बनना जो है, कैन वी अफोर्ड, नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि क्या हम मज़ीद डिविजनल लेवल के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर एक सूबे का जो है वो कायम करने की पोजीशन में है? सब जवाब है नहीं। असल बात यह है कि ये बहस शुरू क्यों हुई है, इसकी 2-3 इंटरप्रिटेशन हमारे सामने हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये बड़े घर से इशारा आया है कि सूबे मज़ीद बनने चाहिए, उसके नुकसानात क्या होंगे। एक तो ये कि ये जो एक तस्वुर है ना कि फ़लाँ पार्टी कौमी पार्टी है जी, नेशनल लेवल की पार्टी है जी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ में तकसीम हो जाएंगी। पार्टीज़ की स्ट्रेंथ तोड़ना, उसको कम करना, इस साजिश तो खैर इज़ ए स्ट्रॉन्ग वर्ड, इस ख्याल और इस तख़य्युल जो है इसका पस मंज़र है। एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहा है कि जनाब ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाने के लिए स्टेप 1 है। ये बात करीने क़यास है, ये इसलिए कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे तो उनको मैनेज करना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से इस वक्त ये यानी इस ख्याल को इम्प्लीमेंट करना कि मज़ीद सूबे बना दें, उसकी बुनियाद पर फिर आगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम की तरफ जाना, और फिर इससे भी आगे की बात की जा रही है कि जनाब वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा तो पावर जो है वो एक बंदे के अंदर सारी जो है वो एग्जर्ट, यानी पावर एक बंदे के पास चली जाएगी, और वो बंदा जो है वो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क, हु इज़ दैट बंदा गोइंग टू बी। अच्छा, तो सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि इसकी रीजंस क्या है या पस मंज़र क्या है? ये गुफ्तगू आखिर आई बाहर तो कैसे आई, क्यों आई, किस लिए आई? देखिए, ये फैसला या ये सवाल या ये बहस बड़े घर से आई है या छोटे घर से आई है, लेकिन एक बात पे तो हम सब इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का सीरियस क्राइसिस है। 18वीं तरमीम के बाद ये कहा गया था कि सूबे सूबाई खुद मुख्तारी के साथ गवर्नेंस के निज़ाम को इम्प्रूव करेंगे। अब आप देखिए कि गवर्नेंस के निज़ाम तो इम्प्रूव नहीं हुए और सारा जो है सूबाई हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी लेने की बजाय वफाक पर बोझ डालती हैं। वफाक की जो हालत है NFC के अंदर वो भी हमारे सामने है, और वफाक कई दफ़ा कह चुका है कि 18वीं तरमीम के तहत वफाक कमज़ोर हुआ है, सूबे ज़्यादा खुद मुख्तार हुए हैं। और आप देखिए, जैसे अभी सलीम बुखारी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को बाकायदा किसी भी शक्ल में किसी भी सूबे ने आज तक मजबूत नहीं बनाया, तो इसीलिए लोगों के मसाइल तो बढ़ रहे हैं जेन्युइनली। इसलिए अगर आप लोगों से जाके पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और नए सूबे भी बनने चाहिए। ये बहस तो आम आदमी समझता है कि उसके मसलों का हल है। और दूसरी बात यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करें, सियासी बुनियादों पर, इंतजामी बुनियादों पर, मालियाती बुनियादों पर। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये बहस अपनी जगह,
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो इस वक्त हो रहा है वो जो एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो रहा है। ये जो 27वीं तरमीम की बात आप कर रही हैं, इस पर सियासी जमातों के अंदर खौफ है। लोग समझते हैं कि हमारी सूबाई खुद मुख्तारी, हमारी सूबाई हैसियत, हमारी सूबाई मालियाती हैसियत मुतासिर होगी, उसमें पीपल्स पार्टी नुमाया है। और यही वजह है कि अब आप देखिए कि वहाँ पर फैसल वाडा कुछ कहते हैं या अलीम खान कुछ कहते हैं, इसहाक डार कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। यानी हुकूमत के अपने इत्तेहादियों में और हुकूमत के अंदर इस बात पे 27वीं तरमीम जो है उसके ऊपर इत्तफाक नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बहस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है ये एक रिविजिटिंग की है, और रिविजिटिंग के अंदर आपको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। देखिए ना, दुनिया के अंदर कई दहाइयों के बाद सूबे बदले हैं, सूबों की शक्लें बनी हैं। ये कोई हतमी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 ही सूबे रहेंगे, इसके अलावा 5वां सूबा नहीं बन सकता। या बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि मालियाती बोझ पड़ेगा, और भाई मालियाती बोझ तो अब भी पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स तो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईनी तौर पर नहीं हो सकता, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया जाए? आईनी तौर पे तो उसी सूरत में होगा ना कि अगर आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर जो लोग 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं या जिस बड़े घर की बात की जा रही है उनके पास क्या ऑप्शन है सिवाय रेफरेंडम करवाने की? आप तो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हमें तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा, तो सपोर्ट कहां से नजर आएगी? शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, आप मुझे बता दें, 27वीं तरमीम की जानिब मैंने भी इशारा किया और सलमान आबिद साहब ने भी, तो क्या अगर 27वीं आईनी तरमीम आती है तो फिर सूबों का मामला उससे हल होगा? इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, ये मुतालबा मेरा ख्याल है ये बड़े घर की तरफ से नहीं आ रहा, ये कारोबारी अफराद कुछ मिले थे किसी साहब से, बड़े साहब से, वहाँ पर बैठकर ये एक आर्गूमेंट हुआ था जिस पर ये बात चल पड़ी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 26वीं तरमीम फिर 27वीं तरमीम, वो गोरे ने एक पता नहीं क्या असूल बनाया था, फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। शायद ये कोई इस तरह की हॉकी खेली जा रही है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, दिखाना कुछ हो रहे, मारना कुछ हो रहे। 27वीं तरमीम कहाँ से यार तरमीम, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम आर्गूमेंट, मैं तो आर्गूमेंट देना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मेरे दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि 27वीं तरमीम लिख ले, नहीं आ रही, रिटन ऑन द वॉल। एक बात। दूसरी बात, आपने राना सनाउल्लाह का आज का बयान बड़ा खूबसूरत, मुझे बड़ा पसंद आया। उसने ना तस्दीक की ना तरदीद की, कहता हुकूमत 27वीं तरमीम और सूबों के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। कमाल फिक्रा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुनीज़े, सिर्फ 4 लाइनों में ये आप अगर गौर करें ना, ये बेपरखी उड़ाने वाली बात। वो कैदी नंबर 804 ने भी तो यही बात कही थी कि मैं सूबे बनाऊंगा। आज वो सारे कागजात जो उन्होंने बना के रखे थे, उस्मान बुज़दार साहब ने भी तैयार किए थे, वो सारे कागजात उनके पास है, नहीं बना सके, अब भी नहीं बने। बात ये, और यार आप सूबे बना लो, मैं इसकी फेवर में चला जाता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो 5 साल हुकूमत तो चला लो और जमहूरी हुकूमत कोई ऐसी करा दो और इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करा दो, फिर सूबे भी बना लेना। मतलब कि अभी बात सिर्फ चली है लड़की की शादी की, अभी जेज तैयार हुआ नहीं है तो जनाब हक महर में लड़ाई शुरू हो गई है। 27वीं आ जाएगी, कितों आ जाएगी 27वीं? तो सूबे कहां से आएंगे? सूबे कहां से आएंगे? जब तरमीम नहीं आएगी तो फिर सूबे भी नहीं आएंगे। ये तो इंटर रिलेटेड है ये दोनों बातें। आप कहां नहीं आएंगे? कयाम में। कौन सा कयाम? सूबे अगर बनाने हैं तो उसके लिए आपको तरमीम करनी पड़ेगी। किसने बनाने हैं? यही तो बात है, बड़े घर ने बनाने हैं, छोटा घर नहीं। मैं वही तो काबिल एहतराम, ये बॉस हमारे बोलने लगे हैं, इनको मौका दे दे, लेकिन मैं आपका फिक्र का जवाब दे दूं, नहीं बनाने लगे हैं। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से भट्ट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल तारीखी देता हूँ, वो ये कि आज से 35 साल पहले ताजमहल लंगा, अगर आपको याद हो, क्या उन्होंने जनूबी सूबे की बात की थी, पंजाब, वो तो हम बना नहीं सके, तो ये इतने सूबे कहाँ से बन जाएंगे? देखिए, ये इस किस्म की गुफ्तगू बहुत मानी खेज लगती है। जैसा मैंने आपको कहा, अपने इसका वो एंगल जो है वो हम अभी उसको डिटेल से डिस्कस नहीं कर सके। मेरा ख्याल था भट्ट साहब उसकी तरफ इशारा करेंगे। किसको सूट करता है ये? वो हम लोकल बॉडीज़ तो चला नहीं सके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के। मैं अगर आगे बढ़ूंगा इसके ऊपर तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक साहब से किसी ने कहा कि जी इनको आप इख्तियार दें, ग्रास रूट लेवल पर डिसेंट्रलाइज करें, पावर भी और फाइनेंशियल राइट भी। तो उन्होंने क्या ऐसी पोस्ट ऑफिस नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वांट्स के लोकल बॉडीज चलें। ना वो चली नवाज शरीफ के दौर में, ना वो चली पीपल्स पार्टी के दौर में, ना वो चली इमरान खान के दौर में। मुशर्रफ ने चलाई ना किसी, देखें मुशर्रफ ने वैसे तो जियाउल हक ने नॉन पार्टी इलेक्शन भी कराए थे। ठीक है, अच्छा उसको अगर आप चलना कहते हैं तो ठीक है। बुखारी साहब,
अगर फिर ये सब बातें सिर्फ चैमगोइयाँ ही हैं, स्पेकुलेशंस ही हैं, तो फिर क्या समझें कि एनएफसी कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है, वहाँ से कुछ करने की कोशिश है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो है ना 27वीं तरमीम की बात जी, ये बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आ शेर मुझे मार, यानी ये एक दरफुंतनी छोड़ी गई है जो जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं टीजर टीजर छोड़ा गया टू गेज द रिएक्शन। मैं बिल्कुल भट्ट साहब से मुत्तफिक हूँ कि देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई 27वीं तरमीम आए, बिकॉज अभी तो 26वीं हजम नहीं हो रही, तो 27वीं कहाँ से आएगी? तो सायरा जी, आप मुझे ये बता दें, क्या आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब या सलीम बुखारी साहब से मुत्तफिक हैं? और मौजूदा हालात को देखते हुए आपको नहीं लगता कि ये बानी तहरीक इंसाफ के लिए एक सुनहरी मौका है दोबारा से अवाम के साथ अपना रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए? नए सूबों की जो बात आपने की, सलीम बुखारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इख्तियारात लोकल बॉडीज तक मुंतकिल करते हुए इनकी जान जाती है, जो यहाँ पर मतलब ये कि वो निचली सतह तक जाने नहीं देते, तो वो कैसे सूबों की ये होगा कि सूबे बनाए जाएं। मैं आपको सिंध की बात कर रही हूँ, सिंध कार्ड ही हमारा यही है। आप कैसी बातें कर रही हैं? पीपल्स पार्टी का भी यही है। इवन जब 2018 में खान साहब के दौर में ये बात चली थी, हम इत्तेहादी थे, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था, तो मैं और साथ 4-5 और लोग जो सिंध से थे, हम भी उस एहतजाज में शामिल थे, हम भी अपनी सीट पर खड़े थे। बात यहाँ तक है कि वो ये नहीं फर्क पड़ता कि राइट पर है या लेफ्ट पर है, जहाँ पर सिंध और सूबे की बात आएगी, वो यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्रेस जमातें हैं, हमारी जमात है, पीपल्स पार्टी जमात है, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कहा कि जनूबी पंजाब अभी तक नहीं बन सका, वो हर इलेक्शन में लोगों को, आवाम को लॉलीपॉप देते हैं, फिर सुना कि वहाँ पर सेक्रेटरीट बना दिया कि लोगों को वो होगा। तो ये तमाम चीजें देखने की है कि पहले मैं ये समझती हूँ 4 सूबे तो चला लें, वो 4 सूबे ही नहीं हाथ आपके आ रहे। और बाकी ये कि आपने कहा कि ये टेस्टर है, क्योंकि ये 10-11 माह पहले भी बात हुई थी और ये कराची में बात हुई थी, चीफ साहब ने बात की थी, ये जितने सब लोग बैठे हुए थे और वो पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं अताब और उनसे तंग थे, अताब में आए हुए थे, तब ये बात हुई थी। और फिर 11 माह बाद ये बात करना, और फिर वाडा साहब आके बता रहे, वाडा साहब को तो छोड़ दें, उनकी तो खैर कोई पार्टी नहीं है, तो मुनीज़े मतलब क्या कहूँ मैं, ये बस ऐसे ही है। क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं ये समझती हूँ कि उसके पीछे कोई दूसरी बात छुपाने की कोशिश होती है। कि आप देखें कि प्रोग्राम की सोशल मीडिया में हर जगह यही बहस चल रही है सूबों की, अब वो मसला हो या ना हो। जाने से पहले मुझे बस ये बता दें, क्या बानी तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सूरत हाल से कोई फैज हासिल कर सकते हैं? मतलब वो क्या फैज, अब आप बाहर होते तो मैं भी शायद इसके ऊपर एक वो हो जाता कि सूबों का, आपको पता है कि जिस तरह की सिंध की आवाम को है उसको सूबा नहीं चाहिए, जनूबी पंजाब कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। अभी फिलहाल वो अपने उन तमाम मसाइल में वो हुए में बात सारी माफी तलाफी पे और वो कीजिए यहाँ पर है कि वो मैं नहीं समझती। वो शहजाद भट्ट साहब को भी कोई बात आ रही है? सायरा जी, बड़ा खूबसूरत सवाल किया मुनीज़े मोइन ने कि बानी चेयरमैन यहाँ से को फैज हासिल कर सकते हैं, तो सीधा जवाब ये है कि फैज हासिल कर सकते हैं उस वक्त अगर फैज को अल्लाह का फैज मिला। तो मुझे तो नजर आ रहा है आने वाले दिनों में फैज को अल्लाह का फैज नहीं मिल रहा, अगर उसको फैज नहीं मिल रहा तो फिर इनके पास कैसे फैज मिलेगा सलीम बुखारी साहब? लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी फैसला किया जाए, अल्टीमेट फैज जो है वो आवाम को जरूर मिलना चाहिए। और अब के ये बात निकली है तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी, और कहा जाता है कि जरूरत ईजाद की माँ है, तो अगर इस बात की जरूरत है और ये आवाम के भले में है, तो फिर आइन की रोशनी में अगर ऐसा करना है तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है या मुजाहिका ही क्या है। एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे वसीयत से हम सबको क्या नसीहत लेनी चाहिए। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। मौसमियाती तब्दीली के असरात इतने भयानक होंगे ये किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और अब मैं बात करने जा रही हूँ उस एक चरवाहे की जिसका नाम वसीयत खान है। वसीयत ने वो कर दिखाया है जो अरबा रुपए से लगाई गई मशीनरी नहीं कर पाई। वो मशीनरी जिसे इस्तेमाल किया जाता है अर्ली वार्निंग के लिए, वो मशीनरी जिससे कि बताया जाता है कि कोई ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, बड़ी तबाही आने वाली है, या मौसम किस जानिब रुख इख्तियार कर रहा है, क्या होने जा रहा है। वो तमाम आलात नाकारा दिखाई दिए जब वसीयत खान ने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके एक बड़ी आबादी को
आने वाले नुकसान, आने वाली तबाही से बचा लिया। मैं इसी पर चाहूंगी शहजाद भट्ट साहब की राय ले ली जाए। शहजाद भट्ट साहब, आप मैं चाहती हूँ नरेट करें वसीयत खान के बारे में, या वो इंसिडेंट सारा जो हमने देखा। जो आपने फिक्रा ही कह दिया है ना कि वसीयत से हासिल कर ले नसीहत, यही बहुत कीमती फिक्रा है आपका। अब वसीयत से नसीहत वाली जो बात आपने की है, वसीयत खान है कौन? वसीयत खान गिलगित बल्तिस्तान के सूबे में एक मकाम है, जिला गजर। गजर के बलाई इलाके तिल्ली दास के करीब एक तूफान आता है। ये 22 अगस्त की बात है, 23 अगस्त के दरमियानी शब दोपहर का वक्त है, ये उस वक्त की बात है। अच्छा, एक चरवाहा है, उसका नाम है वसीयत खान। वो अपनी बकरियों के साथ और साथियों के साथ, अपने बकरियों के साथ वो चल रहा है। अब एकदम वो देखता है कि एक बर्फानी झील फटती है। वो 6 से 7 किलोमीटर दूर तक उसकी जो पानी है अब वो आना शुरू हो गया। जब वो ये देखता है तो वो ये देखता है ये आबादी की तरफ जा रही। अब वो बेचारा भागता है और वो ये कहता है, हम चूंकि इस चीज़ में मुख्तलिफ लोगों को टच कर रहे हैं और वहाँ से स्टोरियाँ अपने नाज़रीन के लिए लेके आ रहे हैं, वो ये फरमाते हैं कि उसने शूज़ पहने हुए थे, उसके दूसरे दोस्तों ने जूतियाँ तक उनके पाँव में नहीं थी, उसके हाथ में एक मोबाइल था और उसको पता था पहाड़ी के ऊपर जाकर ये मोबाइल ऑन होगा और चलेगा। वो पहाड़ी के ऊपर जाता, जाके अपने वालिद को कहता है कि ये पानी आ रहा है और तेज़ी से आ रहा है, बस्ती को बचाओ। जिस पर उसका वालिद मस्जिद में ऐलान करवाता है और 200 से ज़ायद जो है वो जिंदगियां वो बचा लेता है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ का जो सूबा है हमारा, वो उसको 10,000 रुपये इनाम भी देता है, एक्नॉलेजमेंट भी देता है। अब दो बातें हैं, जब ये बात चली है उसके बाद पानी आ गया है, अल्लाह की कुदरत देखे कि चारों तरफ में पानी। अब वसीयत खान जिसने 200 बंदों की जान बचा चुका है, उनको बिफोर अलर्ट कर चुका है, मसाजिद से भी कर चुका है, लेकिन खुद उसके इर्द गिर्द पानी आता है। यह सूबा उस वक्त बर वक्त हेलीकॉप्टर भिजवाता है और वो तमाम अफराद को वहां से कैरी करके महफूज मकाम पे लेके जाता है। ये पॉजिटिव पहलू है सूबे का, लेकिन नेगेटिव पहलू ये है, कई जैसे आपने खुद भी फरमाया है, कई बरसों से वहां पर अलार्म सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है जो कि बेकार है, वो नहीं चल रहा। अगर वो ना ही नहीं चल रहा तो लोग चले जाते, लेकिन अल्लाह की रहमत से वसीयत खान ने ये एफर्ट की है। मेरी इस प्लेटफार्म से, GNN के प्लेटफार्म से मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त को कि वो बहुत सारे लोगों को अवार्ड से नवाजती है। वसीयत खान जैसे बंदे के लिए भी 10,000 जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ऐसे बंदा, ये कौमी हीरो है। आप गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जिला गजर के किसी बंदे से बात करें, मेरी तो हुई है बात, वहां पर हर बंदा वसीयत खान को हीरो डिक्लेयर कर रहा है। तो ऐसे बंदे को पजीराई जो मैं समझता हूँ मुनीज़ जरूरी है। जी ठीक है, ये ज़रूरी भी है, ऐसा किया जाना चाहिए, इनकरेजमेंट होती है। लेकिन ये जो 10,000 रुपये की बात है, ये तो वहाँ पर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से उसको अप्रिसिएशन के तौर पर दिया गया है। मैं चाहती हूँ सलीम बुखारी साहब, आप मुझे ये बताएं कि वो इक्विपमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा पैसों की मदद से नष्ट किया गया है, NDMA किधर है, PDMA किधर है, हुकूमत कहाँ है, सूबाई हुकूमत कहाँ है? अगर ये काम वसीयत खान नहीं करना है तो ठीक है, इस किस्म के 4-5 वसीयत आप और वहाँ पर बिठा दें, आपका इतना पैसा बच जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एक लम्हे के लिए भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वसीयत खान वहाँ ना होता तो क्या होता। हम वसीयत खानों पर, उसने बहुत कमाल किया है, जैसा भट्ट साहब ने कहा, बिल्कुल उसको आसमान के ऊपर बिठा दें आप, उसका हक बनता है। लेकिन अगर वो ना होता वहाँ तो फिर किसका रोना रोते अगर ये 200 जाने चली जाती वहाँ से। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक प्रोवर्बियल सेइंग है, वो ये है कि अंग्रेज़ जो है वो 20 साल से लेकर 50 साल आगे की सोचता है, जो बनिया है वो 2-3 दिन आगे की सोचता है। हमारे बारे में अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि जब तक हमारे सर पे लाठी ना पड़े हमें होश ही नहीं आती। तो रवैया ये है कि जो फ्लड के दिनों में आपको हाओ हू हो जाती है, जो ये चले जाए जी, ये रेजिमेंट चली जाए जी, ये फलां चला जाए, ये राशन चला जाए, और बाकी साल में आप क्या कर रहे होते हैं? PDMA का क्या ये काम है कि जब लाठी सर पे पड़ जाए इसने एक्ट करना है, या पीस डेज में भी एक्ट करना है? दैट इज़ द डायलेमा। ये फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है, इसने कई 100 नहीं, कई हज़ार नहीं, कई लाखों जाने लिए हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम जो है वो है अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम, जिससे बेपनाह इंसानों की जानें बचाई जाती हैं। मुझे ये बताइए कि जो पीस डेज होते हैं, जब नेचुरल कैलेमिटी नहीं होती हैं, क्यों इसको टेस्ट नहीं किया जाता, क्यों इसको इफेक्टिव नहीं बनाया जाता? ये हमारा डायलेमा है। इसके लिए ब्लेम गेम शुरू है। वो कहते हैं सूबे का काम है, वो कहते हैं मरकज़ का काम है, वो कहते हैं फलां का काम है, वो कहते हैं पीडीएम में कैसे। जब तक हम ब्लेम गेम में ब्लेम दूसरे पर फेंकते रहेंगे, कभी उस तरफ नहीं आएंगे जिसको गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ एरियाज हैं सलीम बुखारी साहब, जैसे जहाँ पर सैलाब आया। मैं सायरा जी की तरफ सवाल लेकर जाना चाहती हूँ। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं, आपने बुनेर की सूरत हाल देखी, कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल देखी, आपने खुद कल मुझे भारत की मिसाल दी और भी जगहों की आपने मिसाल दी। मैं आपसे सवाबी का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ पर एक फैमिली जिसके घर में शादी होनी थी और अभी 25 तारीख, अभी 2 दिन बाद है कि उसका वलीमा होना था, यानी कि एक घर जिसमें वलीमे की तैयारी मुकम्मल तौर पर की जा रही थी, शादी वाला माहौल था और उस घर में मेहमान रहने के लिए आए हुए थे, वो घर भी बह जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप वो भी हमसे शेयर करें। जी मुनीज़े, पहले तो मैं भट्ट साहब को सेकंड करना चाहूँगी कि जो उन्होंने वसीयत खान के लिए वो कहते हैं कि बहुत अच्छे अल्फाज से उनका वो किया कि वाकई वो ऐसे हीरो हैं कि जिनको कहते हैं कि एक इंसान को बचाना गोया इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, और उन्होंने तो इतनी जानें बचाई और हमारे वो हीरो हैं। अरबाब इख्तियार को उनकी तरफ निगाह करनी चाहिए। बाकी जो बुनेर के इस कादिर नगर गाँव था, इस पे वो जो कहते हैं कि एक शादी का मतलब अफसोस होता है मुझे देख के। वो कहते हैं कि दिल ऐसे वो हो जाता है कि क्या उस घर में शादी की खुशियाँ होंगी, कहाँ से रिश्तेदार आए, और वो जब वो एक फुटेज दिखाया था जिसमें एक रूम सजा हुआ था और सारा कुछ था, तो वो कहते हैं कि नहायत ही दिल खराश वाक़या है। तो ये ऐसे वाक़े जो है कि अरसे तक भूले नहीं जाएंगे। 20 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, 4 लापता हैं, और एक जिनकी मतलब हुई थी कि वो बेचारा बहते हुए गया और किसी दरख्त की शाख के साथ जिस तरह उसकी जान बच गई। तो जो बचने वाले हैं वो एक सदमे की कैफियत में है कि वो क्या आया कि अपने बच जाने की खुशी मनाएं या अपने प्यारों के जाने का वो हो। लेकिन अफसोस होता है मुझे, वो कहते हैं ना कि हादसा क्या कहते हैं कि एकदम नहीं होता, परवरिश करता है, हादसा एकदम नहीं होता। तो मैं बड़ा दिल दुखता है। और इसमें वो कहते हैं ना कि ये हालात ऐसे हैं कि फिर आप कहीं, शायद मैं इसमें बीच में सियासत लेकर आ गई हूँ, लेकिन जो लोग इस सूबे के ऊपर मुसल्लत रहे हैं और जिस तरीके से हमें खबरें मिलती रही हैं दरख्त के कटाव की, हर दौर में ये इशू उठता रहा है और वो इशू दबा दिया जाता था। जो निगरान हुकूमत में कोई बख्त साहब थे, कहते हैं उन्होंने तो कोई तबाही मचा दी, और अभी भी जो ठेके थे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके पास ठेके थे। जो आपने दरियाओं में देखा होगा कि जो लकड़ी आई वो कोई कुदरती आफत से दरख्त जड़ से उखड़ के नहीं आए थे, वो अरबों मालियत की कटी हुई लकड़ी थी। तो ये तमाम लोग के बराबर के शरीक के। ठीक है सायरा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और इसका यकीनन मैं अल्फाज में तो कोई भी नेमो बदल नहीं है कि मैं कह सकूं कि ये किसी तरह कंपनसेट हो सकता है। जिनके प्यारे चले गए वो तो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि जब कुदरत अपना इंतकाम लेती है तो फिर इसी तरह लेती है? क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो वसीयत खान है ना, इस तरह के कौमी हीरोज़ जो हैं वो हर तरह की आफत और जो सैलाब आते हैं उस तरह की तबाहकारियों में मुकामी सतह पर बड़े सरगर्म होते हैं। एक बात तो ये, हमें इनको क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं बार बार हमेशा से अपने प्रोग्रामों में सवाल उठाता हूँ कि ये जो एनडीएम में और पीडीएम में है, जब तक इसकी तरजीहात में डीडीएम में नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जब तक आपके सूबे लोकल गवर्नमेंट को फोकस नहीं करेंगे, उसको अपनी तरजीहात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और जब तक आप अपने मुकामी तंजीमों को और मुकामी वॉलंटियर्स को रज़ाकाराना बुनियादों पर इस तरह की आफत से निपटने की तरबियत नहीं देंगे, आप इस तरह की आफात से ज़्यादा मौसर तरीके से नहीं बच सकते। अब आप जाके देखिए, मैंने तो ये काम किया हुआ है इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स में। डीडीएम में इस वक्त सबसे वर्स्ट हालत के अंदर है और इसमें सूबाई हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। जो पीडीएम में है वो डिस्ट्रिक्ट को अथॉरिटी को ज़्यादा सब ताकत नहीं देती, एनडीएम में ज़िम्मेदार हो सकता है। लोकल गवर्नमेंट्स को आपने जैसे भी सलीम बुखारी साहब ने कहा कि किसी सूबाई हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कुछ हो रहा है, अभी कल तक शादियाने बज रहे थे कराची के अंदर और कहा जा रहा था देखिए KPK की हुकूमत नाकाम हो गई। लेकिन जिस वक्त कराची के अंदर बारिश हुई तो फिर हमने कराची का भी मलबा उठाते हुए लोगों को देखा और कराची की सूबाई हुकूमत और
कराची जी वहाँ की सूबाई हुकूमत भी और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हाथ उठा लिए और कहा जी हम बड़े बेबस हैं। यही सूरत हाल अगर लाहौर में हो, यही सूरत अगर बलूचिस्तान में हो तो आपको ऐसे मनाजर देखने पड़ेंगे। हमने क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, डिजास्टर्स को डील करने के लिए, सैलाब को डील करने के लिए जो बुखारी साहब ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारी अप्रोच है जब तक हमारे सर पे डंडा ना पड़े हम होश में नहीं आते। हमारी एक रिएक्शनरी अप्रोच है, हम ना लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, ना मिड टर्म प्लान करते हैं, ना शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। अचानक आफत आती है, हम घबरा जाते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े बड़े मंसूबों और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो फिर हमारी रूटीन जो है ना वो दोबारा दूसरी अय्याशियों की तरफ जो है ना चली जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस किस्म की आफात पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और ये पूरे जनूबी एशिया के अंदर आ रही हैं, तमाम भारत भी देखिए, श्रीलंका भी देखें, बांग्लादेश भी देखें, जब तक हम इसके ऊपर अपनी तरजीहात के ऊपर फोकस नहीं करेंगे हम इस तरह के डिजास्टर से, इस तरह की सैलाब से नहीं बच सकेंगे। और जहां आप बुनियादी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे तो वो सियालकोट का मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट याद आ गया। उस शख्स को भी तो आपने नवाज दिया था ना उसके बाद, तो फिर अगर हम वसीयत से कोई नसीहत नहीं लेंगे और हम तमगे ऐसे ही बांटते रहेंगे, बल्कि ये लोग जो उसके हकदार हैं, जो वाकई के रोल मॉडल्स हैं, इनको दें ताकि इनसे इनको भी अप्रिशिएट किया जाए, इनकी भी इंकरेजमेंट हो और ये भी एक रोल मॉडल की तरह लोगों को दिखाई दिए जाएं। मैं जहां बात कर रही थी इस पूरे सेगमेंट में वसीयत की, नसीहत की, तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जंगी महारत से दुनिया ने क्या नसीहत पकड़ी है, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन जाते जाते सलीम बुखारी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और नाज़रीन, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ने अपनी जंगी महारत से जहां दुनिया को हैरत में मुब्तला किया है, वहीं पूरी दुनिया इससे परेशान भी हो गई है और अमेरिका को भी ये बात रियलाइज़ हो गई है कि ज़्यादा जदीद और मौसर मसाइल ज़रूरत वक्त है और ये करना ही होगा। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अपने मसाइल EIM-260 के लिए $1 अरब मज़ीद मांग लिए गए हैं अमेरिका की जानिब से। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है खालिद चिश्ती साहब, जो कि रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि PL-15 ने साउथ एशिया में एयर वॉर डिज़ाइन को तब्दील कर दिया है और इसके बाद आप देखें अमेरिका को भी फिक्र लाहक हो गई है और वो भी अपने आप को अप टू द मार्क बेहतरीन बनाना चाहता है, उसी तरह जिस तरह हमने जंग में देखा कि पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई। तो अब आप मुझे बताएं कि आप इस ओवरऑल सिचुएशन को और अमेरिका के मजीद तकाजे को कैसा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इन्वाइट किया। देखिए, ये दुनिया चेंजिंग वर्ल्ड है और ख़ास तौर पे वेपन्स और मॉडर्नाइजेशन में तो ऑब्वियसली कोई एक स्टॉप ओवर नहीं होता कि यहाँ पे सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा या हो गया है और वहाँ डेवलपमेंट रुक जाए। पाक फिजाइया की शाइनों ने ये डेफिनेटली साबित किया है कि जो एयर वॉरफेयर है वो ना सिर्फ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, आने वाले वक्तों में ये डिमांड है, बल्कि जो जहाज और जो मिसाइल दुश्मन तक जितने फासले तक जा पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा कामयाबी ऑब्वियसली उसके कदम चूमे। आपने नोट किया, आज तक मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बात करता चलूँ कि आज तक जो रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने का, वो अमेरिका का था। वो था तकरीबन गल्फ वॉर में 140 किलोमीटर। MiG-25 जहाज था इराक की तरफ से और F-15C जहाज था अमेरिका की तरफ से। और 140 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रेंज गिनी जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। सिनेरियो ये था कि तकरीबन इराक की एयरफोर्स ना होने के बराबर थी, एयर सुप्रीमेसी अमेरिका के पास थी, ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर चुका था अमेरिका इराक के ऊपर। कोई जहाज एक आध इक्का दुक्का अगर हवा में उड़ता था तो वो नॉन कॉम्बैट टाइप माहौल होता था, वो उड़ते ही उसको मार देता था और 140 किलोमीटर का रिकॉर्ड उस माहौल में क्रिएट किया गया था। जबकि यहाँ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट ये था कि ऑलमोस्ट आपसे 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है, 10 गुना ज्यादा मिलिट्री बजट है, जहाज आपसे तकरीबन 2.5-3 गुना ज्यादा जहाज है उसके पास, और रात के तकरीबन 12:30 बजे हो रहा है, दिन को नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट गेम थी जिसने सब कुछ गेम चेंज कर दिया। जब ये जहाज इंडक्ट हुआ था तकरीबन 3.25 साल पहले, तो इस जंग से तकरीबन चंद हफ्ते पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर अपलोड की थी और मैंने उसका नाम यही कहा था कि ये जहाज गेम चेंजर है। गेम चेंजर का यही मतलब था कि इसने आने वाले वक्तों में, मुझे तो नहीं पता था कि उसके बाद ये जंग हो जाएगी और जंग में इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला हमें नवाजेगा इन पाक फिजाई के शाइनों को, तो उस जहाज ने, उस वेपन ने गेम चेंज कर दी। अमेरिका नहीं, बहुत सारे दुनिया के जो मॉडर्न वेपन डेवलप करने वाले मुल्क हैं, खासतौर पे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाने वाले, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो उनके पास मिसाइल थे, उनका जब भी कभी चीनी मिसाइल से सामना हुआ तो उनके मिसाइल तो या लेस रेलेवेंट है या डिफीटेड स्टेट में चले गए। तो ये डिमांड थी, ये बिल्कुल जेन्युइन हुआ है और ये कंपेल किया गया है, सिर्फ जहाज ने नहीं,
सिर्फ मिसाइल ने नहीं, पाक फिजाइया के पायलट्स ने अपनी बहादुरी से भी साबित किया है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मिशन थे, ये जितने रिस्की हिंदुस्तान के लिए थे कि उनके 7 जहाज मारे गए हैं, उतना बड़ा रिस्क पाक फिजाइया के पायलट्स को भी था। और जाहिर है इनकी भी पॉसिबिलिटी थी शूट डाउन हो जाने की, खुदा ना खास्ता। बहादुरी भी मैटर करती है, आपकी स्ट्रेटजी भी करती है, और ऑब्वियसली आपकी पीस टाइम ट्रेनिंग बड़ा मैटर करती है, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और खालिद चिश्ती साहब, आप तो ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान इज द फर्स्ट वन टू टेस्ट दोज मिसाइल्स ऑफ चाइना ऑन इंडिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तकरीबन 3.25 साल से हम J-10C उड़ा रहे थे। हिंदुस्तान के जो पायलट्स हैं वो 5.25 साल से राफेल उड़ा रहे थे, और ये उनकी विश लिस्ट में पहला नंबर जहाज था जो राफेल लिया गया था। और मैं आपके व्यूअर्स को और दोबारा एक याद दिलाता चलूं कि ये जहाज में कोई खराबी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि जो राफेल है वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है दुनिया का। जो इसका स्वीट है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, वो बहुत जबरदस्त है। जो स्पेक्ट्रा है वो आने वाले मिसाइल का 150-200 किलोमीटर पहले निशाना या पता लगा लेता है कि मेरी तरफ एक मिसाइल आ रहा है, और उसके काउंटर मेजर्स भी लेता है। लेकिन यहाँ पे पाक फिजाइया के जो पायलट्स की उनकी बड़ी इनोवेशन टेक्निक थी। उन्होंने जीनियस एक आइडियाज लगाए थे, जिससे उन्होंने एक मिसाइल को छुपाए रखा, डिसीव किया आखिरी वक्त तक, और जब तक ये जहाज दुश्मन के जहाज के तकरीबन 25-30 किलोमीटर तक फासले तक जा पहुंचा, उनके उसके रेडार और इलेक्ट्रॉनिक स्वीट ने ये पिक ही नहीं किया। और ये सारा इनका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी का भी कमाल था। जैसे मैंने कहा कि मिसाइल तो कब से PL-15 अवेलेबल है, J-10C हम 3.25 साल से उड़ा रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने ऑर्डर ही नहीं किया था चाइना को ये जहाज। लेकिन आपने नोट किया कि हमारे ये इस कामयाबी के बाद जो अल्लाह ताला ने हमें दी, पूरी दुनिया ना सिर्फ सीख कर रही है कि हुआ क्या है, हमसे भी सीखना चाहती है कि क्या हुआ है, ट्रेनिंग दिलवाना चाहती है पाक फिजाइया से अपने पायलट्स को, और चाइना के इस जहाज की डिमांड भी बढ़ गई है। और सारी दुनिया, जो आपने कहा कि सारी दुनिया में जो मोस्ट मॉडर्न मिसाइल बनाने वाली कंपनियां थी या इंडस्ट्री थी, वो फिक्रमंद हो गई है कि हमारे मिसाइल्स तो बिकेंगे कैसे चाइना के मुकाबले। और अगर कभी मुकाबला हुआ तो फिर इस पर राय ले लेते हैं। सर सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया के जंगी असूल तब्दील कर दिए हैं पाकिस्तान ने, क्या आप भी इस बात को एंडोर्स करते हैं? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी और जंग हुई, उसने जंगों का माहौल बदल दिया है, और जंगों की जो जिसे कहते हैं ना स्टाइल बदल दिए हैं, और ये जो पुरानी रवायती परसेप्शन थे जंगों का, वो बदल गया है। यानी अब आप देखिए कि अब आपको टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर, सैटेलाइट की बेसिस के ऊपर, डिजिटलाइजेशन की बेसिस के ऊपर, इबलाग के कॉन्टेक्स्ट में, सियासी महाज पर, आपने सफारती महाज पर, यानी कई महाजों पे जंगें करनी है। ये सिर्फ असले की बुनियाद पे जंग नहीं होनी, और सिर्फ असलों की बुनियाद के ऊपर जंग नहीं जीती जा सकती। इसी तरीके से आपने जिस तरह से ये साबित किया पाकिस्तान ने, उससे दुनिया के अंदर ये लेसन गया कि जो पाकिस्तान ने तरीका इख्तियार किया जंग करने का या रद्द-ए-अमल देने का, उससे ये सीखना चाहिए कि जंग किसी एक मसले का, एक महाज का नुक्ता नहीं है। तो पाकिस्तान को तो इस वक्त एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। पाकिस्तान इस दुनिया के अंदर एक रिकग्नाइज्ड हुआ है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। हमारे जो फौज है, उससे जुड़े हुए इदारे हैं वो भी, और साथ साथ जो हमने सफारती महाज पे कामयाबी हासिल की है, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पेस मिली है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ठीक है, जिसने जहाँ से जाकर मिसाइल खरीदने हैं वहाँ से खरीद लें, और तरबियत लेनी है तो पाकिस्तान की सर्विसेज हासिल हैं, अपने फौजी लाएं यहाँ पर, पाकिस्तान तरबियत करता है और फिर ले जाएं आप, और उसके बाद देखते हैं कि आपने क्या सीखा है पाकिस्तान से। अभी चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो। ठीक कह रही है मुनीज़े, जिससे भी तरबियत हासिल करनी है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से लेगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप बात ब्लूमबर्ग की कर रही थी, और आप बात कर रही हैं पाक फ़ज़ाइया चीन के बने PL-15। मतलब ये जो मिसाइल हमारे थे, जिस तरह अटैक हुआ, हम भी उस वक़्त खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हमें भी हो सकती थी, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि एक बिल्कुल हंगामा हो गया है कि राफेल, जिसको कुछ सोच भी नहीं सकता था, तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। मैं जितनी भी तारीफें करूँ, मैं उस पर डिबेट आधे घंटे की कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त मुनीज़े कि जो शख्स आपके साथ खालिद चिश्ती साहब है, एयर कमोडोर, वो एक ऐसी कमांड रखते हैं जो कि मुकम्मल इस मौजू पर बहस की जा सकती है। तो मैं एयर कमोडोर साहब, खालिद चिश्ती साहब, आप मेरे नाजरीन को ज़रा ये आसान ज़बान में समझा दें कि मिसाइल चला, त्यारे भारत के गिरे, और चलाए क्रेडिट गोज टू मी, पाकिस्तान ने मारे हमने। अमेरिका हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है, अमेरिका को टेंशन क्या है एयर कमोडोर साहब, उठे की स्यापा पे आया है, ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बता दें। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है।
और मैं थोड़ी सी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैं आज ही अमेरिका और कनाडा से वापस आया हूँ एक विजिट करके, और बहुत सारे लेक्चर्स देके और मीडिया के टॉक्स वगैरह वहाँ मैंने दी थी, और मैं फिक्रमंदी वहाँ पे पर्सनली सामने देख के आया हूँ। मैं आज ही पहुंचा हूँ और आते ही आज प्रोग्राम में हाजिर हूँ। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि डेफिनेटली मैं पाकिस्तानियों से भी मिला, मैं अमेरिकन कुछ सेनेटर्स मेरे ऑडियंस में थे, मैंने जब लेक्चर दिए, तो मैं मीडिया से भी बात करता था। तो जो पाकिस्तानी थे, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वो इतने प्राउड फील कर रहे थे पहली दफा, और जिस तरह मुझे वेलकम मिला है, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने ही जहाज मारे हैं, इतनी ज्यादा हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो वहां पे तमाम पाकिस्तानियों के अलावा है, मैंने इंडियन चैनल्स को भी, कुछ सिख भाई थे जो उनको मैंने इंटरव्यू दिया, जो वहां पे रहते हैं वैंकूवर में कनाडा में, और उन्होंने पंजाबी में मेरे साथ किया, और वो हैरान थे और वो मानते हैं इस बात को कि पाक फिजाइया के पायलट्स और तमाम टीम बहुत दिलेरी से लड़ी। ऑब्वियसली लीडरशिप की क़यादत में पाक फिजाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फ्रंट से लीड किया, इनोवेटिव टेक्निक की, खुद ऑपरेशंस रूम में मौजूद थे उस रात को। तो ये एक डिफरेंट पाकिस्तान था इस दफा। मैं जाता रहता हूँ, मैं फरवरी में भी अमेरिका गया था 4-5 महीने पहले, तो हमारा एक माइंडसेट डिफरेंट था हमारे बारे में लोगों का। अब बिल्कुल डिफरेंट वो लोग भी सोचते हैं, पाकिस्तानी बड़े प्राउड फील करते हैं। वहां मैंने इंडियंस को देखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटेड थे कि उनकी हुकूमत ने उनको मिसलेड किस्म की एक मिलिट्री या वॉर गोल दिया, वो अचीव भी नहीं किया, फिर उसके बाद छुपाने में भी लग गए थे। अभी कमिंग बैक टू योर टेक्निकल, जो आपने पूछा कि अमेरिका को क्या कंसर्न है, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को कंसर्न ये होना चाहिए कि ये जहाज, ये वेपन्स, मिसाइल जिस सोफिस्टिकेशन से, जिस आर्ट से और जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट किया गया है इस पूरी फाइट को, और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि ये एक मैनिफेस्टेशन थी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की, जिसके अंदर जमीन से सरफेस टू एयर मिसाइल फर्क करने वाले मौजूद थे, हवा में जैमर्स मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मौजूद थे, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही थी इन जहाजों को। ये हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके एक किल पिक्चर के तहत मारा, यानी कि हर जो हमारा वॉरियर था, एयर वॉरियर, चाहे जमीन पर बैठा हो, रेडार में बैठा हो, जैमर पर बैठा हो, सैटेलाइट से ऑपरेट कर रहा हो, उसकी किल पिक्चर एक थी जी, किल पिक्चर एक थी। तो हमारा जब किल पिक्चर आप एक हो, मकसद एक हो, तो आप एक, अब सारी दुनिया इसलिए हैरान है, वो वेपन पर सिर्फ हैरान नहीं है, वो हमारे पायलट्स की बहादुरी और बोल्डनेस पर भी हैरान है। और आखिरी जुमला इसके ऊपर मैं ये जरूर कहता चलूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जितना बड़ा क्रेडिट या जितना ज्यादा क्रेडिट इन पायलट्स को मैं जहाज को मारने का देता हूं हिंदुस्तान, उतना ही क्रेडिट देता हूं इनको सेफ अपने जहाज बखैरियत अपने बेसिस पर लैंड कराने। अटैक तो जो किया सो किया खालिद चिश्ती साहब, और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने उन मासूम बच्चों की जानों का बदला लिया ना, जो मिसाइल्स के ऊपर उनके नाम लिखकर इनके मुल्क में दागे, वो तो बहुत ही शानदार जवाब था पाकिस्तान का। मैं चाहती हूँ सायरा जी आपकी तरफ आऊँ। सायरा जी, वो आए थे ना चाय पीने, वो तो कब्जा किए बैठे थे हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, खा वो आपके कराची का हो या फिर इस्लामाबाद का और या लाहौर का, तो पी गए चाय? जी, मैंने कहा कि वो इंडिया वाले तो लाहौर में भी समंदरी बंदरगाह इजाद करके बैठे हुए थे। मैंने कहा एक शेर आ रहा था जहन में कि कोई जरूर तुम्हें प्यार से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। ट्रेनिंग करने आए हमारे पाकिस्तान में, लेकिन वो कहते हैं जज्बा ईमानी, बहादुरी, वो ट्रेनिंग, इनकी सारी जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह, वो तमाम चीजें वो कहते हैं ना कि हमारे जो शाहीन है उनके अंदर बिल्ट इन है। जो जज्बा ईमानी है, अगर आप इंडिया की बात करें तो ठीक है, वो हमें एज ए दुश्मन या वो सारा वो करते हैं, लेकिन आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि लद्दाख में वो चाइना की फौजियों से थप्पड़ भी खा रहे होते हैं। और बाकी क्या कह सकती हूँ कि अपनी वो कहते हैं ना कि पाक फिजाइया के, तो वो कहते हैं ना कि सैल्यूट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में जिस तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़े, हमारा सर फखर से बुलंद किया। दूसरी बात मुनीज़े, वो ट्रम्प साहब तो अमन के दाई बनने जा रहे थे, अमन के प्याम्बर बनने जा रहे थे। क्या ये मुल्कों में जंगें खत्म नहीं हो सकती? यानी कि अभी तक तो उनके मुल्क पे कोई हमला करने का सोच नहीं सकता, तो जो जितनी वो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो दूसरे मुल्कों के फड्डे में टांग अड़ाने के लिए या दूसरे मुल्कों में जंगें लगाने के लिए? क्या हम अमन से नहीं रह सकते? क्या मतलब हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक मतलब इसी उस टेंशन में रहेंगे? जब ये जंगें, गोला बारूद उसकी बात होती है तो दिल को कुछ होता है।
कुछ थोड़ी तबीयत ऐसी होती है कि थोड़ा हम लोग अमन से भी रह सकते हैं और प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहा जा सकता। बात यही है ना, अपनी सुप्रीमेसी बहाल करनी है। बहुत शुक्रिया आपका सायरा जी, हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बात तो यही है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील कर रहा है। अब ये बात आप स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देख लें या आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से देख लें, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के लिए मशअले राह साबित हो रहा है और होगा भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।